हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश। ईरानी राष्ट्रपति ने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया और शहबाज ने कर दिया ये दावा कश्मीर पर। ईरानी राष्ट्रपति को लेकर साथ ही साथ बताएंगे। इधर दोनों मुस्लिम देश बढ़ा रहे थे दोस्ती का हाथ, तो उधर अमेरिका ने कर दी बहुत बड़ी स्ट्राइक। मुश्किल में चीन पाकिस्तान। जी हाँ, तो वही आपको बताएंगे आखिर किसने ये बात कही कि अमेरिका तेरी औकात नहीं, व्हाइट हाउस में घुसकर मारेंगे। बताएंगे किसने धमकी दी है अमेरिका को। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुसलमान वाले बयान पर मच गया घमासान। विदेशी मीडिया करने लगा कटाक्ष। किसने क्या लिखा आपको सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश। ईरानी राष्ट्रपति ने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, लेकिन शहबाज शरीफ ने कर दिया यह दावा। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी आज पाकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान और ईरान ने एक प्रेस वक्तव्य जारी किया। पाकिस्तान ने अपने ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में दावा किया है कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया है। हालांकि सच्चाई यह है कि मीडिया के साथ अपने बातचीत के दौरान राइसी ने एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान के झूठ, इस झूठ का खुलासा खुद कई वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकारों ने किया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी राष्ट्रपति ने अपने पूरे बयान में एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दौरे पर आए ईरान के राष्ट्रपति के समक्ष कश्मीर मुद्दा उठाया। कश्मीर मुद्दे का समर्थन करने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने को धन्यवाद भी दिया। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति राइसी ने गाजा पट्टी का जिक्र करते हुए सिर्फ इतना कहा कि उनका देश उत्पीड़न के खिलाफ सभी यूएनएससी प्रस्तावों के साथ है। सरकारी रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सोमवार को आतंकवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर सहमत हुए। जी हाँ, तो देखा आपने दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की दोगलेबाजी, जहां पर ईरानी ने बिल्कुल भी कश्मीर का नाम तक नहीं लिया और शहबाज की सरकार ने वक्तव्य में कहा है कि ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन दिया। ऐसे में आप लोग इस झूठ के पर्दाफाश होने पर क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान को और खासकर शहबाज शरीफ को? कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ेंगे, तो कहना मत भूलिएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, 2 मुस्लिम दुश्मन देश बढ़ा रहे थे दोस्ती का हाथ, तभी अमेरिका ने कर दी बड़ी स्ट्राइक। मुश्किल में क्यों चीन पाकिस्तान? बता दे इजराइल से टकराव और तनातनी की चरम स्थिति के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी 3 दिनों के पाकिस्तान दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों देशों ने इस दौरान आपसी व्यापार और संचार बढ़ाने का फैसला लिया और आतंकवाद के खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। ये प्रगति तब हुई है जब हाल ही में दोनों देश आतंकी हमलों के खिलाफ एक दूसरे पर कार्रवाई कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनावों के बाद दोनों देशों ने रिश्ते सुधारने का फैसला किया है। इस बीच अमेरिका ने इन दोनों देशों को दुश्मन से दोस्त बनता देख पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान में बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण के लिए सामान उपलब्ध कराने वाली चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि उनका देश वैसी 4 कंपनियों पर बैन लगा रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के निर्माण और उनके प्रसार में शामिल हो रहे हैं। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। अमेरिका ने देखा कि अब पाकिस्तान की नजदीकियां ईरान के साथ बढ़ रही है, यानी कि अमेरिका के दुश्मन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ रहे थे। और इसी बीच अमेरिका ने बहुत बड़ी बैन लगाकर स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान पर और चाइना और बेलारूस भी इनके लपेटे में आ गए। ऐसे में अमेरिका के उठाए गए इस कदम पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बता दें, अमेरिका तेरी औकात नहीं, व्हाइट हाउस में घुसकर मारेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व सांसद ने ईरान पर जो बाइडेन को दे डाली गीदड़ भभकी। जी हाँ, दरअसल अमेरिका ने चीन और बेलारूस की जो 4 कंपनियों पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने के आरोप में पाबंदी लगाने की घोषणा की। उसके बाद पाकिस्तान से सदी प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर फैसला रजा ने इसको लेकर बड़ा हमला बोला। GTV चैनल से बात करते हुए PPP नेता फैसला रजा आबिदी ने कहा कि अमेरिका की इतनी औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका से अगर भिड़ने की आवश्यकता पड़ी तो पाकिस्तान भिड़ जाएगा और उसको घर में घुसकर मारेगा, व्हाइट हाउस में घुसकर मारेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अमेरिका की इतनी औकात नहीं कि वो
हम पर पाबंदी लगाए, तुम क्या हमें गैस पाइपलाइन और मिसाइल बनाने से रोकोगे? तुम तो खत्म हो चुके हो, हार चुके हो अमेरिका, तुम खत्म हो चुके हो, अब तुम अपनी हार को कबूल कर लो। यानी कितनी बड़ी धमकी दोस्तों पावरफुल कंट्री अमेरिका को दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये धमकियां हास्यास्पद हैं, क्योंकि अमेरिका जैसा देश पाकिस्तान को सेकंडों में कुचल सकता है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बता दें, पीएम मोदी के मुसलमान वाले बयान पर मच गया घमासान, विदेशी मीडिया लिखने लगे तरह तरह की चीजें। बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुस्लिमों पर की गई टिप्पणी ने भारत की राजनीति को गर्म कर दिया और देश के साथ साथ विदेशी मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी की इस विवादित टिप्पणी की कवरेज की गई। हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर CNN की रिपोर्ट में पीएम मोदी की टिप्पणी पर क्या लिखा गया। दरअसल CNN ने अपनी हेडलाइंस में लिखा है कि भारत के विशाल चुनाव में विभाजन गहरा गया है और मोदी की मुस्लिम पर की गई टिप्पणी पर घृणास्पद भाषण देने के आरोप लगने लगे हैं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रविवार को एक चुनाव रैली के दौरान इस्लामोफोबिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है, जिससे प्रमुख मुसलमानों और विपक्ष के सदस्यों में व्यापक गुस्सा पैदा हो गया है। आगे लिखा कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कई हफ्तों तक चलने वाले विशाल चुनावों के बीच में है, जिसमें मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने की व्यापक उम्मीद है। CNN ने लिखा है कि राजस्थान में एक बड़ी भीड़ के सामने बोलते हुए मोदी ने कहा कि अगर सत्ता में आए तो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की संपत्ति को घुसपैठी और जिनके पास ज्यादा बच्चे उन्हें बांट देगी। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में मुस्लिम समुदाय का नाम लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस पुराने भाषण का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। CNN ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को कोट करते हुए लिखा है कि पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये कि संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। दोस्तों, आपने पीएम मोदी जी का ये भाषण जरूर सुना होगा। किस किसने सुना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। और साथ ही साथ अब जिस प्रकार से विदेशी मीडिया खास करके CNN पीएम मोदी जी पर कटाक्ष करने की कोशिश कर रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जबकि प्रधानमंत्री ने अपनी बात ना बोल करके मनमोहन सिंह की बात को ही दोहराई है, उसके बावजूद भी विदेशी मीडिया पीएम मोदी और बीजेपी पार्टी को घेरने में लगी हुई है। इस पर आपकी राय तो बनती ही है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मालदीव में जहरीले मुइजू की पार्टी को मिली प्रचंड जीत तो खुश हुआ चाइना। विशेषज्ञों ने भारत को बड़ी नसीहत दी। जी हां, मालदीव के संसदीय चुनाव में चीन के इशारों पर नाच रहे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की पार्टी पीपुल्स मजलिस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। इस चुनाव में मुइजू की पार्टी को 93 में से 70 सीटों पर जीत मिली है। मुइजू की पार्टी को मिली इस सफलता पर चीन की सरकार खुश हो गई है। चीन के विदेश मंत्री ने सबसे पहले मुइजू के इस बम्पर जीत पर बधाई दी है। चीन ने कहा है कि वो मालदीव के लोगों की पसंद का सम्मान करता है। चीन ने यह भी ऐलान किया है कि वो मालदीव की सरकार के साथ रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की इच्छुक है। वही विशेषज्ञों ने भारत को मालदीव के प्रति नीति में बदलाव की नसीहत दी है। जी हाँ, चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ने मालदीव को आसानी से संसदीय चुनाव कराने के लिए बधाई देता है, साथ ही मालदीव की जनता की पसंद का सम्मान करती है। चीन मालदीव के साथ अपनी परंपरागत दोस्ती को बनाए रखने के लिए काम करने के इच्छुक है। चीन ने कहा कि वो मालदीव के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार का इच्छुक है तथा रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करना चाहता है। एक तरफ जहां चीन मुइजू को बधाई दे रहा है, तो वहीं विशेषज्ञ भारत को मालदीव के साथ रिश्तों में बदलाव की नसीहत दे रहे हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल कहते हैं कि मालदीव के संसदीय चुनावों में मुइजू की बम्पर जीत ने भारत के उनके उकसावे के प्रति नरम रुख को बुरी तरह से उलट दिया है। ये दिखाता है कि मालदीव में भारत विरोधी चीन समर्थक भावना को वहां की जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। इससे पहले मुइजू की पार्टी ने संसदीय चुनाव में 70 सीट पर जीत दर्ज करके प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। सोमवार को आए प्रारंभिक नतीजों से यह जानकारी मिली है। बहरहाल आप दोस्तों भारत को क्या नसीहत देना चाहेंगे मालदीव के मुद्दे पर? मालदीव के साथ रिश्ते रखने को लेकर बताइएगा जरूर। इतना सब कुछ देखने के बाद साथ ही साथ बता दें, अमित शाह जी ने नक्सलियों को दी खुली चेतावनी, कहा सरेंडर करें नहीं तो लड़ाई का परिणाम तय है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को चेतावनी दी है कि वे आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो लड़ाई का परिणाम तय है और 2 वर्ष में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। अमित शाह जी नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि सुरक्षा बलों ने 16 अप्रैल को कांकेर जिले में एक मुठभेड़ के दौरान 29 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। अमित शाह जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को समाप्त किया। मोदी जी ने इस देश से नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में नक्सलियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री और विजय शर्मा के गृह मंत्री बनने के बाद पिछले 4
4 महीने में सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को मार गिराया। इसके साथ ही 123 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 250 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण कर दिया। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, सीरिया में अमेरिकी फौज के ठिकानों पर हुआ हमला, इराक से धनाधन दागे गए रॉकेट। जी हाँ, एक तरफ जहां मध्य पूर्व में जंग के हालात बने हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर इराक में भी अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में इराक के जुम्मर शहर से उत्तर पूर्वी सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर से कम 5 रॉकेट दागे गए हैं। इराकी सुरक्षा सूत्रों की ओर से राइटर्स को इस बारे में जानकारी दी गई। अमेरिकी सेना के खिलाफ फरवरी की शुरुआत के बाद ये पहला हमला है। ये हमला इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के अमेरिका की यात्रा से लौटने और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के एक दिन बाद हुआ है। ये कहा जा रहा है कि इराक की सीमा से अमेरिकी सैन्य अड्डे पर रॉकेट दागने के बाद आतंकी किसी अन्य वाहन से फरार हो गए थे। ये हमला इराक के आतंकी समूह की तरफ से किया गया था। साथ ही साथ बता दें, इजरायली सेना के खुफिया प्रमुख ने दिया इस्तीफा, वजह सुनकर दुनिया हैरान। जी हाँ, इजरायली सेना के खुफिया प्रमुख एहरोन हलीवा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे को इजरायल की सेना स्वीकार करते हुए एहरोन हलीवा को धन्यवाद दिया। सेना ने कहा है कि सैन्य खुफिया निदेशालय के प्रमुख ने हमास हमलों की वजह से हलीवा ने इस्तीफा दिया है। इजरायल के इतिहास में सबसे घातक हमले में अपनी भूमिका से इस्तीफा देने वाले एहरोन हलीवा पहले वरिष्ठ व्यक्ति बन गए हैं। मेजर जनरल एहरोन हलीवा के इस्तीफे के बाद माना यह जा रहा है कि अब उन सभी अधिकारियों को ये देखते हुए उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा जो हमास हमले को रोकने में फेल साबित हुए हैं, क्योंकि बगैर किसी चुनौती के हमास के आतंकवादी घंटों तक इजरायल में तोड़फोड़ करते रहे हैं और 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। साथ ही साथ बता दें, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में राजनाथ सिंह यही हुआ था ऑपरेशन मेघदूत। क्यों इसे याद कर पाकिस्तान का दिल में आज भी होता है दर्द। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आज लद्दाख के सियाचिन के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह जी का सियाचिन दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि वे दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध जोन में तैनात सैनिकों से मिलेंगे। दोस्तों, सियाचिन का नाम आते ही ऑपरेशन मेघदूत की याद आ जाती है। ये वही ऑपरेशन है जिससे भारतीय सेना ने सफलता का स्वर्णिम अध्याय लिखा था। दूसरी ओर इसकी याद आज भी पाकिस्तान को बड़ा दर्द देती है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना के शौर्य बल की गाथा है। 13 अप्रैल 1984 ये वही दिन है जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। हालांकि ऑपरेशन 1984 में शुरू हुआ था, लेकिन भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर 1978 से ही सियाचिन ग्लेशियर में काम कर रहे थे। वायुसेना का चेतक हेलीकॉप्टर सियाचिन में अक्टूबर 1978 में ग्लेशियर में उतरने वाला पहला इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर बन गया था। जी हाँ, 1982 में ही पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल चिब्बर को पत्र आने लगे जिसमें भारत को सियाचिन ग्लेशियर से दूर रहने को कहा गया था। जी हाँ, आपको बता दें, -40 डिग्री के तापमान पर भी भारतीय सैनिक वहां पर रुके रहे। साथ ही साथ बता दें, केजरीवाल के लिए राहत मांगना पड़ गया। भारी कोर्ट ने लगा दिया 75,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए सभी आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। कोर्ट ने न सिर्फ इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया बल्कि अर्जी लगाने वाले आवेदनकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके मांग की गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सभी आपराधिक मामलों में असाधारण रूप से अंतरिम जमानत दे दी जाए। PIL में कहा गया था कि केजरीवाल जब तक मुख्यमंत्री हैं या ट्रायल पूरा नहीं हो जाता है उन्हें सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी जाए। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो इस समय न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। जी हाँ, बता दें, सीएम केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से परामर्श की याचिका खारिज कर दी गई। इंसुलिन की मांग को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से परामर्श की याचिका खारिज कर दी है। इस हफ्ते भर से केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने को लेकर आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, ममता सरकार को बड़ा तगड़ा झटका। 24,000 शिक्षकों की नौकरी गई, सैलरी तक लौटाएंगे। जी हाँ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने बंगाल सरकार की ओर से प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी। 2016 राज्य स्तरीय परीक्षा के जरिए ये सभी भर्तियां हुई जिसमें घोटाले के आरोप लगे। इस फैसले का असर ग्रुप C, D और 9th, 10th, 11th, 12th कैटेगरी के तहत भर्ती किए गए सभी शिक्षकों पर पड़ेगा। आज के फैसले से करीब 24,000 शिक्षकों की नौकरियां चली गई। साथ ही साथ इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।